मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक की क्लासेस में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल, फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री और फोटोसिंथेसिस में कार्बन, ऑक्सीजन आदि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। इसके बाद हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसमें दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर या ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, जबकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो ATP और NADPH2 बनी थी इसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। जो लाइट रिएक्शन थी वो सबसे पहले रॉबर्ट हिल नामक साइंटिस्ट ने 1941 में देखी थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने क्या देखा, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो ये था कि जब आइसोलेटेड क्लोरोफिल मतलब ग्रीन प्लांट से क्लोरोफिल को एक्सट्रैक्ट करके इसको हाइड्रोजन एक बीकर में हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स की प्रेजेंस में इल्यूमिनेट किया जाता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इससे उन्होंने ये देखा कि लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस में की लाइट रिएक्शन होती है जिसमें कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इस फिनोमेना को क्योंकि इन्होंने हिल ने सबसे पहले बताया था, तो जो लाइट रिएक्शन को होती है उसको हिल के नाम पे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। हिल रिएक्शन जो होती है हमने जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो हिल रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना रीजन में होती है। फिर अगर इसके बाद हम लाइट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमको करीब 4 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, 4 सब टॉपिक्स हैं इसके। फर्स्ट है रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट, सेकेंड है 2 पिगमेंट सिस्टम, थर्ड है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर मतलब ATP और NADPH2 का निर्माण। लाइट रिएक्शन में 18 ATP और 12 NADPH2 का निर्माण होता है। ये दो तरह की होती है, नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन और साइक्लिक फास्फोराइलेशन। जो रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट था, जैसे कि हम हल रिएक्शन थी, ऐसे इमर्सन इफेक्ट जो है वो इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। उन्होंने ये नटशेल में, अगर मैं आपको पहले बताऊं डिटेल में पढ़ने से पहले, उन्होंने ये देखा सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम यानी अगर सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट वेव यूज़ की जाए तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कम होता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर दो अलग अलग वेवलेंथ की दो लाइट यूज़ की जाए उनके फोटोसिंथेसिस को प्लस किया जाए, और इसके अलावा अगर एक के बाद एक 2 वेवलेंथ की लाइट यूज़ की जाए उसका जो फोटोसिंथेसिस है तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट से हुआ फोटोसिंथेसिस एक के बाद एक जो लाइट वेवलेंथ यूज़ करने पे जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे कम होता है। इस इफेक्ट को इमर्सन इफेक्ट कहा गया, क्योंकि ये जो लाइट की वेवलेंथ थी वो रेड रीजन को स्पेक्ट्रम को बिलोंग करती थी, इसलिए इसको रेड ड्रॉप या इमर्सन इफेक्ट कहा गया। अब इमर्सन इफेक्ट क्या है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की संरचना समझनी होगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक समूह में रहते हैं, उसका एक सेंटर होता है जिसको कि ट्रैप सेंटर कहते हैं। ट्रैप सेंटर को अपने ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा सनलाइट से प्राप्त होती है, पर जो सनलाइट से जो प्राप्त हुई ऊर्जा होती है जितनी की फोटोकेमिकल एक्ट की आवश्यक होती है वो ट्रैप सेंटर या ये जो स्पेसिफिक क्लोरोफिल ये मॉलिक्यूल होता है ये अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं एक समूह में रहते हैं जिसको कि फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। ये सभी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक दूसरे को रेजोनेंस द्वारा ट्रांसफ़र करते हुए अल्टीमेटली ये क्लोरोफिल ए इस जो पिगमेंट सिस्टम होता है इसका ट्रैप सेंटर जो कि एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये इसके बाद इसमें लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल एक्ट होता है। अब इसको ज़रा हम डिटेल में पढ़ें तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट इज ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए बिफोर इट बिकम्स एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी जो होती है जो एक्सेसरी पिगमेंट्स के द्वारा यूज़ की जाती है उसको क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसके बाद यह देखा गया कि जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है डायरेक्टली बाय क्लोरोफिल ए के द्वारा वो लेस एफिशिएंट होती है इस प्रक्रिया के लिए, इसलिए लाइट एनर्जी को बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट से यूज़ करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफरेंट वेवलेंथ्स की यूज़ की जाए विद द यूज़ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ रॉबर्ट एमर्सन एंड लेविस मेड प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस ओवर द विजिबल spectrum. He observed a significant decrease in quantum yield at wavelengths greater than 680 nm and area of spectrum occupied by the red absorption band of chlorophyll A because of its location in the
area of spectrum. The decrease in quantum yield noted by Emerson is generally referred as red drop. तो इसमें क्या किया था एमर्सन ने, एक और साइंटिस्ट लेविस के साथ मिलकर, अगर विजिबल स्पेक्ट्रम से रेड रीजन की मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम यूज़ की जाए तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि ये वो विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड रीजन को बिलोंग करती है, जिसको रेड ड्रॉप इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एमर्सन एंड कोवर्कर्स ने later on Emerson and co-workers by using alga chlorella discovered that when plants are given the inefficient infrared light of 680 nm or wavelength along with the light of shorter wavelength in simultaneous manner, the quantum yield of photosynthesis become greater than the sum of yield of two types of light beam for red light and red light. तो जैसा कि मैंने अभी बताया, इमर्सन एंड कोवर्कर्स ने देखा अगर किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस करवाया जाए और अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी जाए, ऑलमोस्ट 680 nm और 700 nm की, तो उनसे अलग अलग जो फोटोसिंथेसिस होता है उनका योग उससे कम होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान